अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ निसार अहमद डायरी। आज मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द जो हेड मास्टर्स, हेड मिस्टर्स, सीनियर हेड मास्टर्स एंड हेड मिस्टर्स के लिए जो डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च विंग ने जो है क्वालिफाइंग टेस्ट कंडक्ट किया था। तो 10 अप्रैल 2021 पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो इसके अंदर ये असल में 80 मार्क्स का पेपर था। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स थे। इन टीचर्स की ट्रेनिंग थी जो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द जिसको हम कहते हैं मैंडेटरी ट्रेनिंग। तो उनको क्वालिफाई करने के लिए उनसे एक टेस्ट ली गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं जो SPSC में भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये गाइडलाइंस मिल जाएंगे। उस ओवरऑल मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तो उनको भी ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जनरली मैं इस पेपर को डिस्कस करता हूँ इन एरियाज़ को भी। और इसके अंदर इसके जो स्ट्रक्चर था पेपर का, तो इसमें टोटल 80 मार्क्स थी, जिसमें 60 MCQs थे एंड 4 जो था वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। और हर एक क्वेश्चन जो ओपन एंडेड था वो 5 मार्क्स का था। तो इसी तरह वो मार्क्स जो बन रही थी वो टोटल 80 मार्क्स थी। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं इनके जो ट्रेनिंग था। तो असल में ये कोलैबोरेशन थी पाई, डकार और स्टेडा की। इन्होंने मिलकर जो है ये पेपर लिया भी था। और इसके लिए इस पेपर के अंदर क्या चीज़ें थी डिस्कस वन बाय वन। अच्छा जी, इसके पेपर के अंदर आप देख लें इसका स्ट्रक्चर भी। तो इसके अंदर 3 पेपर थे, ABC सीरीज़ थी और हर पेपर में कुछ एटम भी चेंज थे और प्लस में इनकी सीक्वेंस भी चेंज थी। तो अब इन एटम्स को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हम जो पार्ट है दैट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ये था कि इसमें था ए में कि फंक्शंस ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेडा। जो फर्स्ट एटम है द फंक्शन ऑफ सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेडा इज टू, उनका क्या काम है स्टेडा का। तो इसमें के ए ऑप्शन था ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन मैनेजर्स, क्या उनका काम था ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना। या बी ऑप्शन था असेस द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, क्या ये उनका काम था। या टू सर्टिफाई एंड एक्रीडेट द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। या सी ऑप्शन में था कि सर्टिफाई करना और एक्रीडेट करना टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को। या डी था कि रिव्यू एंड अपडेट द स्कूल करिकुलम। तो इनमें से स्टेडा का काम किया था। तो स्टेडा का काम यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि ए जो है वो बिलोंग करता है पाइट से। पाइट का मैंडेट है टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एजुकेशनल मैनेजर्स। तो ये याद रखें, पाइट की जो एब्रीवेशन है दैट इज़ द प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। उसका सिंध करिकुलम एक्ट के तहत जो है तो उसका ये मैंडेट है कि जितने भी एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं उनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग कंडक्ट करना पाइट का काम है। उसके बाद असेस द स्टूडेंट अचीवमेंट, ये किसका काम है? ये असल में पीस का काम है, जो टकार की ही कहलाई जाती है। तो उनका ये मैंडेट है। जबकि सर्टिफिकेशन, किसी भी प्रोग्राम को सर्टिफाई करना या उनकी NOC देना या किसी प्रोग्राम को एक्रीडेट करना, किसी इदारे को एक्रीडेट करना, ये सिर्फ रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, ये किसका काम है? ये स्टेडा का काम है। ठीक है जी। इसके बाद जो रिव्यू एंड अपडेट स्कूल करिकुलम है, ये काम पहले BOC होता था, ब्यूरो ऑफ करिकुलम जिसका नाम था। उसके बाद जो है इसका नाम जो रखा गया था वो डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च विंग डकार के नाम से। आजकल जो इसको रीनेम करके उसका रीस्ट्रक्चरिंग करके उनको इस नाम से जाना चाहता है सिंध के अंदर। उसके बाद एटम 2 पे आते हैं। तो इसमें कहते हैं कि व्हिच क्वेश्चन नीड टू बी कंसीडर्ड इन राइटिंग अ विजन स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं हमें जहन में रखनी है कि व्हाट इज़ आवर स्ट्रेटजी, हाउ डू यू प्लान टू अचीव योर टारगेट, व्हाट थ्रेट डू वी फेस, व्हाट आर द स्कूल वैल्यूज़। तो इसके अंदर हम किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सो इसके अंदर ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन कि व्हाट आर द स्कूल वैल्यूज़ हमारे क्या हैं, अदरवाइज स्ट्रेटजीज एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव द योर टारगेट। तो दैट इज़ सुइटेबल फॉर द मिशन स्टेटमेंट के लिए। अगर यहाँ पे होता कि व्हिच क्वेश्चन नीड्स टू बी कंसीडर्ड इन राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट, तो फॉर दैट पर्पस वी कैन कंसीडर द ऑप्शन बी,
हाउ डू यू प्लान टू अचीव योर टारगेट, किस तरह हम प्लान करते हैं। जब भी प्लान की बात आए तो ऑटोमेटिकली हम मिशन स्टेटमेंट को डील करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये एक बुक थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लीडरशिप के लिए एक बेहतरीन बुक है। तो ये असल में इसके जो ऑप्शंस हैं कि फ्रैंकलिन कोवे था या सेंट कोवे था या स्टीफन आर कोवे था या एक ऑप्शन डी भी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द सी ऑप्शन। एक्चुअली बुक्स का जो ऑथर है वो है स्टीफन आर कोवे। तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द ऑप्शन 3 का जो है वो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है बिगिन विद द डैश इन माइंड। ठीक है, which verb will complete the statement of the habit 2? So begin with the end option D is the right option, क्योंकि ये इसके अंदर 7 हैबिट्स के अंदर 7 हैं तो इसमें 7 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है बेटा है कि बिगिन विद द एंड, हमेशा अपने एंड को सामने रखते हुए हमेशा अपना काम स्टार्ट करें। तो हमेशा हमें एंड का पता हो टारगेट का, तो तभी जो है हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज दी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कहता है कि व्हिच वन इज द स्टाइल ऑफ अनएथिकल लीडरशिप। एक होती है एथिकल लीडरशिप जिसमें हमें कि हमारा जो बिहेवियर होगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो किस तरह का होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, उनके साथ हमारा जो है जो स्टाइल होना चाहिए लीडरशिप का वो जिसको हम कहते हैं कि वेरी पोलाइट मैनर में होना चाहिए। तो इसमें फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट या एथिकल लीडरशिप, स्ट्राइव फॉर फेयरनेस इज आल्सो द एथिकल लीडरशिप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो द sign of the ethical leadership, whereas the option C, shift blame to others, is the unethical leadership, जिसमें कहते हैं कि खुद से काम होता नहीं है, दूसरों पे सारा दिन जो है ब्लेमबाजी। तो ये असल में हमारे पास अनएथिकल लीडरशिप में चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल हेड इज सुपरविजन। तो प्लानिंग है, ऑफ कोर्स प्लानिंग भी करता है मगर इससे उसकी टॉप है दैट इज़ दी सुपरविजन, गाइडेंस, काउंसलिंग। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है दैट इज़ द ऑप्शन बी, सुपरविजन। द मेन पर्पस ऑफ ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल एवोल्यूशन इज़ टू मेक व्हाट, जो एजुकेशनल एवोल्यूशन इज़ टू टाइम फ्रेम, जजमेंट, ओपिनियन, प्रोडिक्शन। सो ऑफ कोर्स एवोल्यूशन मीन्स टू जज, means evaluate means to judge, so for that purpose that we use the evaluation scale, judgment purpose for that. Then which of the following is the first step of the school improvement life cycle? So for that we need to gather the need analysis. Need analysis is the first step of any school improvement cycle किसी के लिए भी। तो उसमें need analysis is basically what we are collecting the data gathering step. उसके बाद जो है फिर सेटिंग गोल्स इज आल्सो द सेकंड ऑप्शंस कह सकते हैं। फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, फिर उसी की हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसी तरह उसके जो है 4 ये अब समझ लें। इसके अंदर अगर इन ऑप्शंस को देखें तो डेटा गैदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान वेयर वी डू द नीड एनालिसिस। तो ये आइटम नंबर 8 का जो है वो ए ऑप्शन होगा। देन स्कूल एवोल्यूशन चेकलिस्ट शुड कवर द फॉलोइंग एरियाज। हम देखते हैं कि अगर एजुकेशनल स्कूल की एवोल्यूशन करनी है तो कौन से एरियाज इसमें से इम्पोर्टेंट हैं। मैनेजिंग द टीचिंग लर्निंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो कवर हो जाते हैं। पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द स्कूल एरिया या एवेल्यूएट द स्कूल फॉर द नीड एनालिसिस के लिए हम। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इज आल्सो। सो डी ऑप्शन इज ऑल ऑप्शंस। सो इसका ऑप्शन डी होगा कि सब एरिया जितने भी हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चेकलिस्ट जो हम स्कूल एवेल्यूशन के लिए बनाई गई थी तो उनमें हमने इन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया था। फिर कहते हैं कि इंटरनल एलिमेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज व्हाट। स्वॉट एनालिसिस इज व्हाट बेसिकली इट्स अ नीड एनालिसिस टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्लानिंग के लिए, चाहे वो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें
या हम शॉर्ट टर्म प्लान करें या किसी भी स्कूल के SIP स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं, तो उससे पहले हम नीड एनालिसिस करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करें अपने स्कूल इदारे की स्ट्रेंथ, फिर वीकनेसेस। देन इसके अंदर 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, 2 इसमें इंटरनल हैं कि हमारे खुद इदारे के अंदर स्वाड के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, हमारे खुद के इदारे के जो हैं वो फैक्टर्स हैं। वेयर इज़ दी आउटसाइड फैक्टर्स क्या होंगे, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं हमारे इदारे को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा हमारे स्कूल इस इदारे को कौन से थ्रेट्स या चैलेंजेस हैं, तो ये 2 आउट फैक्टर्स हैं यहाँ जिसको हम कहते हैं। सो इंटरनल एलिमेंट ऑफ द SWOT एनालिसिस व्हाट स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि इंटरनल पूछ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल एलिमेंट हैं। अगर एक्सटर्नल होते तो इसमें आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। याद रखिएगा, विच अप्रोच इज़ यूज टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। तो हम इसमें जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो स्मार्ट अप्रोच। हम जब भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। SWOT एनालिसिस, SIP, CIF is something else, that is a curriculum implementation framework. SWOT analysis is a need analysis, and CIPP is basically project cycle management, improvement planning. Whereas SMOD is a technique that through which we can design our the objectives. So 11वें का जो होगा SMOD is basically कहीं S for the स्पेसिफिक, M फॉर द मेजरेबल, A फॉर द अटेनेबल भी कहते हैं, अचीवेबल भी कहते हैं, मीन्स के रियलिस्टिक हों एंड टाइम बाउंड भी हों हमारे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो डूएबल एंड विद इन द टाइम भी हम अचीव कर सकें। तो इस तरह हम ऑब्जेक्टिव अपने सेट करें जब भी प्लान करें। तो इसका ऑप्शन A होगा। कह रहा है कि फिर 12 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन SMOD एक्रोनिम्स, इनमें से कौन सा है। मैंने पहले बता दिया कि M फॉर द मेजरेबल है, S फॉर द स्पेसिफिक है, A फॉर अचीवेबल है, R फॉर द रियलिस्टिक है, T फॉर टाइम बाउंड है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखें A भी है, B भी है, वेयर इज C जो है इसमें से नहीं है। एडजस्टेबल इनका कोई भी इसमें से यूज़ नहीं होता, तो इसका ऑप्शन C होगा। इसी तरह हम 13 पे देखें, एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम शुड मॉनिटरिंग टेक प्लेस। मॉनिटरिंग कब प्रोग्राम, जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होते हैं, प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो किस स्टेप पे जो है वो मॉनिटरिंग होती है, शुरू में होती है, मिड में होती है, बिगनिंग में होती है, एंड में होगी या थ्रू आउट। तो मॉनिटरिंग हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, शुरू से लेके आखिर तक मॉनिटरिंग हमारी की जाती है। वेयर इज द एवेल्यूएशन जो है हम फाइनल स्टेज में करते हैं एट द एंड ऑफ द। तो उसकी फाइनल जब हम डेटा मॉनिटरिंग से क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कंप्लीटली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसको, फिर एवेल्यूएशन में क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन जो हो रही है मॉनिटरिंग के थ्रू, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करना, दैट इज़ द एवेल्यूएशन। सो थ्रू आउट प्रोग्राम की किसी प्रोजेक्ट की हम मॉनिटरिंग कंटिन्यूस, तो इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। उसके बाद कहता है कि CIPP इज एन एवेल्यूएशन मॉडल। व्हाट डज एक्रोनिम CIPP स्टैंड फॉर, क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली कंटेंट, इंटरनल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, कंटेंट, इंटरनल प्रोसेस, प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। चलें जी, उसके बाद आइटम नंबर जो हमारा 15 है, तो उसमें द NPO इज मोटिवेटेड। मोटिवेशंस के कुछ जो है यहाँ पे हमारे इस मैनुअल में थी, आप इसको कहेंगे कि कौन सी टाइप मोटिवेशंस की टाइप्स, तो अचीवमेंट, अथॉरिटी, एफिलिएशन, कैपेबिलिटी। तो ये एन जो था रिप्रेजेंट कर रहा था असल में अथॉरिटी को, तो वहाँ पे इस मॉडल के अंदर एन जो था दैट इज फॉर द अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हु डिड प्रेजेंट द हायरार्की ऑफ द नीड्स, तो नीड्स की जो मैस्लो ने जो दी थी थ्योरी, तो वो असल में मैस्लो ने दी थी। ऑप्शन डी जो इसका राइट ऑप्शन है। ब्लूम ने तो डिफरेंट डोमेन्स दिए थे, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन जो है उन्होंने दिए थे। इसी तरह व्हाट इज़ द वन वे टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा वे है जिनके थ्रू हम अपने कन्फ्लिक्ट को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें आर्ग्यूइंग है, अवॉइडिंग है, फाइटिंग है, स्क्रीमिंग है। सो इनमें से जो हमारे पास आते हैं, तो अगर हम देख लेंगे जो
कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के तरीक़ेकार हैं वो कंपेट है, कोलैबोरेशन है, या कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, या अवॉइडिंग से भी कर सकते हैं, या अकोमोडेटिंग भी कर सकते हैं। सो इनमें जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो है ऑप्शन बी, अवॉइडिंग इज़ द राइट ऑप्शन टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्लियर को देख लें। क्लियर इज़ वन ऑफ द 7 C's कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन्स? तो कम्युनिकेशन में 7 C's थी, तो देखें इसमें क्लियर का मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग, नो। प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, नो, दैट इज़ एक्यूरेसी। कम्युनिकेशन इज़ ओपन, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, दैट इज़ द ऑप्शन सी इज़ क्लियर। Our communication is error free, that is the also and keep it brief। so वो भी आपके चीज़ में जो है हमारे पास कंक्रीट में भी आ जाता है कि क्लियर, या क्लियर का मतलब है कि कम्युनिकेशन इज फ्रेंडली, ओपन एंड ऑनेस्ट, देयर इज़ नो हिडन इंसल्ट, और इसमें हम कहते हैं एग्रेसिव टोन नहीं होनी चाहिए। तो you keep your readers viewpoint in mind and you are empathetic to their needs, that is actually called the clear। so इसका ऑप्शन जो C है that is the right option। which one is not the 7 C's? तो of course correct, clear, concise, character। इनमें correct is the right option। B भी है 7 C's में, concise भी है, whereas a character is not a part of the 7 C's में। 7 C's में concrete, correct, complete, courteous, या क्लियर, कंसाइज एंड कोहेरेंट, ये 7 C's के एलिमेंट्स हैं जो 7 हैं, तो ये हैं, बल्कि कैरेक्टर इसमें नहीं है। उसके बाद कहता है विच एक्टिविटी इज सुइटेबल फॉर मैनेजिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसमें हमने एक एक्टिविटी भी करवाई थी प्लेसमेट के नाम से, तो रोल प्ले, स्वॉट एनालिसिस, प्लेसमेट, तो रिफ्लेक्शन। तो ये प्लेसमेंट थी एक्टिविटी जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेसमेंट एक्टिविटी क्या है, जहाँ पे हम चेंज मैनेजमेंट में ये चीज़ें पढ़ाते हैं। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क, not a function, not a service, not a goal, so it's a framework। so option B is the right option। an act of judging quality and value is called basically जब हम वैल्यू को कर रहे हैं तो ये क्या है, that job description, organizational ability, recruitment या performance appraisal। तो ऑफ कोर्स जब हम क्वालिटी एंड वैल्यूज की असेस कर रहे हैं तो इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल ही कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हम कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल, शुड बी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करियर, सुपरविजन, ट्रेनिंग कोर्स। ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन विच इज सुपरविजन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लिंस मॉडल टू चेंज विच वन इज़ द थर्ड स्टेज। तो उनमें 3 स्टेजेस थी चेंज मैनेजमेंट में। तो ऑफ कोर्स उसमें स्टेजेस थी फ्रीज, अनफ्रीज एंड रीफ्रीज। तो इसको अनफ्रीज मतलब उसमें फर्स्ट स्टेज जो थी वो अनफ्रीज थी, फिर चेंज था, फिर रीफ्रीज था। तो ये 3 स्टेजेस थी, मतलब अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो इसमें ये कह रहा है कि विच वन इज़ द थर्ड स्टेज जो हमारे इसके अंदर रीफ्रीज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब फिनेंस के इसके अंदर कुछ हैं, लेट्स सी कि फिनेंस के अंदर कितनी जो है वो मैं भी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। सो इसके अंदर जो ये कहता है कि फील्ड ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद एंटिटी, बजट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर इज आल्सो नोन एज कि वो एरिया या फील्ड जिसको हम कहते हैं कि वो इनसे डील करे, बजट से, रेवेन्यू से, और इनके जो हमारे अर्निंग है, इनकम है, और उसके बाद उनके जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक लायबिलिटीज़। ऑफ कोर्स इसको हम पब्लिक फाइनेंस ही कहते हैं। पब्लिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हम बेसिकली रेवेन्यू जो होता है हम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट इनकम टैक्सेस से करती है, तो वो पब्लिक ही मनी है, तो उसको ही हम उससे रेवेन्यू और उससे एक्सपेंडिचर और नहीं में से हम बजट जो है वो देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पब्लिक फाइनेंस। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड रिकॉर्ड। इसका जब किसी भी अकाउंट्स की रिव्यू होता है, बेसिकली सिस्टमेटिक रिव्यू, तो ये क्या है, अकाउंटिंग, प्रोक्योरिंग है, बजटिंग है या ऑडिटिंग है। तो ऑफ कोर्स इस ऑडिटिंग, जब हम रिव्यू कर रहे हैं अकाउंट्स को एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इसका दी ऑडिटिंग। ठीक है जी। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मींस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एंड दैट इज़ फॉर 3 to 5 years प्लानिंग होती है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही कहते हैं।
हमारा बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फिस्कल ईयर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं वो कब स्टार्ट होता है, वो हमारी बजट जैसे हमारी आती है तो 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो हमारा फिस्कल ईयर कहलाया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में, या उसकी लैंग्वेजेस में हम जो पाकिस्तान के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर कहलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ 28 का जो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। Which one of the following is the responsibility of drawing and dispatching officer? Maintenance of account record, maintenance of admission record, maintenance exam record, maintenance of certification records। तो ऑफ कोर्स ये तीनों जो हैं वो किसी हेड मास्टर के तो लग रहे हैं या किसी एफए के तो लग रहे हैं, मगर किसी डीडीओ के नहीं हैं। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है। डीडीओ इज़ बेसिकली, डीडीओ भी शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो इस ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, तो उनका काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड जितने भी हैं, चाहे वो जिस तरह भी कैश बुक हो या बजट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, तो वगैरह ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल ये बेसिकली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स वगैरह, तो ये पूरे जितने भी काम हैं, ऑडिट के जितने रिकॉर्ड्स हैं, तो बेसिकली वो हमारे डीडीओ ही जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इज़ अ लेंदी, सो विच वन इज़ मेनली रिक्वायर्ड। इसको हम कैश बेस भी कहते हैं, ऑफ कोर्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिंग ऑफ अकाउंट्स, मैनुअल ऑफ अकाउंट्स, तो ए ऑप्शन जो है कैश बेसिस भी लग रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज़ कंसर्न विद द डिफाइनिंग गोल्स फॉर द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड व्हाट। जब हम फ्यूचर की बात करें और डिफाइनिंग गोल्स की बात करें तो अल्टीमेटली इट्स वेरी क्लियर कि इट्स प्लानिंग। जब हम फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट करते हैं तो मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा आ जाएगा, प्लानिंग। जब हम डायरेक्ट करते हैं, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जब रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हैं, कंट्रोलिंग, जब हम स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं कि उनको अकॉर्डिंग टू प्लानिंग उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। सो उसके बाद RFA इज़ एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ दैट इज़ आल्सो द रिजर्व्ड फंड अकाउंट का हमारा फाइनेंस के अंदर होता है। सो RFA इज़ बेसिकली रिजर्व फंड अकाउंट। कैश बुक शुड बी मेंटेन इन, तो ये कैश बुक के लिए हमारे पास जो ट्रेजरी रूल है वो है फाइनेंशियल ट्रेजरी रूल, हमारे पास 77 है, जबकि जो फॉर्म यूज़ किया जाता है वो फॉर्म FTR 4 होता है कैश बुक मेंटेन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। AGPR is Islamabad falls in which of the accounting system? तो हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, डिपार्टमेंटल, पर्सनल लेजर और बहुत सारे अकाउंट्स के मॉडल सिस्टम्स हैं। तो हमारे पास जो AGPR है जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल सारे जो हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे पास हैं, तो वो बेसिकली ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज, कि अगर हम कहीं से गुड्स या सर्विसेज परचेज करें, मतलब गुड्स मतलब कि हम असेट्स जो भी यूज़ कर, कोई सामान मटेरियल यूज़ परचेज करते हैं, तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको बिड कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, परचेज कहेंगे, प्रोक्योरमेंट कहेंगे। प्रोक्योरमेंट जो है बेसिकली इसका ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। प्रोक्योरमेंट इज़ व्हाट, प्रोक्योरमेंट इज़ एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, परचेज एंड बाइंग गुड्स आप परचेज करें अपने इदारे के लिए, या सर्विसेज हायर कर रहे हैं किसी अपने इदारे के लिए, कंसल्टेंसीज हायर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके बाद बिड मीन्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कॉस्ट एवल्यूशन क्या है, तो बिड मीन्स, बिड की मीनिंग है टेंडर, तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ये हम प्रोक्योरमेंट में बिडिंग जब करते हैं, मतलब जब हम टेंडर इशू करते हैं तो वो यूज़ होता है। गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे गुड्स मतलब हमारे पास जो फिक्स असेट्स होते हैं, जिसमें गुड्स में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे फर्नीचर, फिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो असल में गुड्स हैं। सर्विसेज में हम किसी भी कंपनी की सर्विसेज या किसी बंदे की भी सर्विसेज ले सकते हैं अपने इदारे के लिए, तो वो सर्विसेज हैं। then 37 में which one is the first step in procurement process, तो पहला कौन सा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिलीवरी चालान, एडवर्टाइजमेंट, बिड एवल्यूशन। ऑफ कोर्स पहले हम एडवर्टाइज करते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट पर वो पे करते हैं, तो इसी डिलीवरी चालान, उसके बाद फिर फाइनली बिड एवल्यूशन भी हम इसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर मतलब फर्स्ट जो स्टेप इसमें लग रहा है वो ऑप्शन सी है, एडवर्टाइजमेंट पहले होगी, उसके बाद फाइनली जब आ जाएंगे टेंडर और सारी चीज़ें, फिर उसकी बिड एवल्यूशन की जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम फॉर द नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, तो इसके अंदर हमारे पास जो डेज आ रहे हैं,
तो इसके अंदर जो डेज आ रहे हैं बेसिकली वो हैं 15 डेज। सो मिनिमम इसके जो है 15 डेज हैं। अच्छा जी, विच अकाउंटिंग मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान? चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, मैप है, APPM है या नेम है। ऑफ कोर्स वहाँ पे न्यू अकाउंटिंग मॉडल जो है वो कैश बेस जो हमारा मॉडल था जो आजकल पेफरा यूज़ कर रहा है, तो वो नेम मॉडल ही कहलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कोर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इज़ द टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब, किसको कहते हैं? बेसिकली कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। कि किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारे हैं इकोनॉमिकली रिसोर्सेज, उनकी कंजप्शन को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉट कीपिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, गेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग द इकोनॉमिक रिसोर्स, नो, व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। कैश बुक इज मेंटेन बाय द, ऑफ कोर्स, किससे? DO, डिप्टी DDO, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, तो ऑफ कोर्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ DDO। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन एटलीस्ट फॉर दी, तो हम इसको जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हम मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर्ड इन द कैश बुक में, ये हम सारी जो हैं बेसिकली एंट्री करते हैं। Which one is not included in accounting records? Cash book, vouchers, consolidated reports, budget statement, authorities को हम ऐड नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें जो है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। 45 जो है ऑप्शन आपका डैश इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान की डिस्क्रिप्शन क्या है? अकाउंट्स, बजट, लायबिलिटी, एसेट्स, ऑफ कोर्स इससे बजट। ठीक है जी। हम बजट को जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान है जो पूरे साल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। बजट वेयर द रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू बराबर है एक्सपेंडिचर को तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट ही कहा जाता है बजट की टर्मिनोलॉजी में। इसको हम बैलेंस बजट कहते हैं, नॉट अ जीरो, सरप्लस, डिफिसिट नहीं कहते। कहते हैं कि न्यू एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड विद द बजट डॉक्यूमेंट एज इज कॉल्ड दी शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, ही जो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो ऐसे नहीं के थ्रू जो भी हम ये करते हैं। द बजट वेयर द रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो इसको हम बजट वेयर द रेवेन्यू इज मोर देन, तो इसको हम सरप्लस बजट कहेंगे। अगर रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर या तो इसको हम जो है फिर डिफिसिट जो है बजट करेंगे। तो तीनों बजट्स होंगे, अगर बराबर हैं तो बैलेंस बजट, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस बजट है, अगर रेवेन्यू जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको हम डिफिसिट बजट भी कहते हैं। ये याद रखिएगा बजट की टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर कम्स अंडर किस में आता है? कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ऑफ कोर्स इससे असेट एक्सपेंडिचर होता है। इसको हम ऑप्शन बी में फिजिकल एक्सपेंडिचर में भी रखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो है 50 पे कि एनुअल टारगेट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इज सबमिटेड थ्रू PC1 बेसिकली प्रपोजल है, PC2 फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, 3 में जो है हमारे एनुअल टारगेट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये PC3 डॉक्यूमेंट जो है फॉर द यूज़ फॉर द एनुअल टारगेट्स एंड प्रोग्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक पर्पस ऑफ एकेडमिक सुपरविजन क्या है? टीचर्स इन मेकिंग स्कूल टाइम टेबल। ठीक है जी। टीचर्स इन मेकिंग डेडलॉग स्टॉक रजिस्टर, टीचर्स टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स इश्यूज। ठीक है। तो बेसिक पर्पस ऑफ एकेडमिक सुपरविजन इज टू हेल्प द टीचर्स टू ओवरकम द लर्निंग इशू डिफिकल्टी इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्या है? सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज कॉल्ड दी बेसिकली इट्स स्कीम ऑफ स्टडीज, करिकुलम, पेडागॉजी, समिट इवैल्यूएशन, ऑफ कोर्स करिकुलम के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। सेस्लॉफ डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स द टीचर। सेस्लॉफ हमारे पास इज बेसिकली डॉक्यूमेंट व्हिच इज फॉर यूज फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नो, इट्स फॉर टीचिंग मेथड्स, नो, इट्स लर्निंग मटेरियल, नो, इट्स क्लासरूम असेसमेंट। सेस्लॉफ के अंदर हमारे पास सारी असेसमेंट के हवाले से गाइडलाइंस हैं जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई हैं। ठीक है।
उसके अंदर ये मतलब सिंध एजुकेशन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम असेसमेंट फ्रेमवर्क, इस तरह इसकी कुछ एब्रिएशन है जो आई थिंक दैट इज़, मैं इसको करेक्ट करूँ तो इसी तरह जो है, तो इसमें से क्लियर है कि वो असेसमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज टॉप टू बॉटम, कौन सी है? तो इसमें हम पहले कॉम्पिटेंसी आएगी या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आएगा, फिर बेंचमार्क, फिर स्टैंडर्ड, लो कॉम्पिटेंसी, फिर स्टैंडर्ड, फिर जो है बेंचमार्क, फिर एसएलओस। तो आप इस करिकुलम के फ्रेमवर्क को देखेंगे तो पहले टॉप पे कॉम्पिटेंसी होती है, फिर उसके जो है अंडर स्टैंडर्ड हैं, ठीक है जी, एंड उसके अंदर जो है बेंचमार्क्स हैं, उसके अंदर में जो है एसएलओस हैं, ठीक है जी। तो मतलब कॉम्पिटेंसी हमारी टॉप पे, फिर किस उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स हैं, स्टैंडर्ड के अंदर फिर लेवल्स आ जाती हैं, लेवल्स के अंदर फिर हमारे हर एक लेवल के अंदर डिफरेंट एसएलओस हैं। तो ये उसका करिकुलम फ्रेमवर्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इसका कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बेंचमार्क एसएलओस द राइट सीक्वेंस। फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जनरली यूज्ड, हम क्या यूज़ करते हैं? कीज़ यूज़ करते हैं, रूब्रिक टूल यूज़ करते हैं, या चेकलिस्ट या असाइनमेंट। तो हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इन एसएमसी द हेडमास्टर ऑफ स्कूल कीप्स द पोजीशन, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे चेयरपर्सन तो चेयरमैन होता है स्कूल का, जबकि इस हेडमास्टर की जो एसएमसी कमेटी के अंदर जो पोजीशन है वो जनरल सेक्रेटरी की है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा क्वालिटी एजुकेशन पे? तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन भी एक एलिमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है? तो टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल भी है, मगर इनमें सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट है, हमारा क्वालिटी इंडिकेटर। बाकी तो हैं, हमारा टेक्स्ट बुक लर्निंग मटेरियल भी बेहतर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर भी। तो कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जहाँ पे चारों ऑप्शंस भी सेम है, मतलब चारों इंडिकेटर्स हैं, मगर इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि SIP शुड बी डेवलप्ड बाय दी, कौन बनाया? स्टूडेंट टीचर्स या पेरेंट टीचर एंड मैनेजर्स, पेरेंट टीचर्स या पेरेंट टीचर्स एंड मैनेजर्स। तो अब ऑफ कोर्स जब हम स्कूल के इम्प्रूवमेंट तो SMC मेंबर्स, टीचर्स और मैनेजर साथ मिलकर बैठकर ये डेवलप करें SIP, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। रिवाइज टाइटल ऑफ सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान क्या है? ए सिंध एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान एंड रोड मैप फॉर सिंध, नो। स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान, नो। स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान एंड रोड मैप, नो। सिंध स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान, नो। तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें ऑप्शन है सिंध स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान एंड रोड मैप फॉर सिंध जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो जो इसके अंदर राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, दैट इज द स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. रोड मैप फॉर स्कूल 2019-2024 तक है। एक्रोनिम ऑफ SMC स्टैंड फॉर SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, तो ये तो हो गए हमारे सारे MCQ जो 60 MCQs थे। इसके बाद हमारे पास जो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे तो उनमें कौन से हैं, तो उनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है कि स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट जनरली कवर्स द 7 एरियाज, मेन एरिया, राइट एनी 5 ऑफ देम। तो स्कूल एवैल्यूएशन में मतलब कि हम 5 एरियाज को किन को कंसीडर करें? जैसे हम मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, तो एक एरिया हो गया। स्टूडेंट लर्निंग को मैनेज करें तो एक दूसरा एरिया आ गया। अगर हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को देख लें तो थर्ड एरिया आ जाएगा। पेरेंट एंड कम्युनिटी को देख लें तो वो फोर्थ एरिया आ जाएगा। इसी तरह हम एक और भी चीज़ देख लें इसमें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो वो फिफ्थ एरिया भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे जो है हमारे पास। उसके बाद कहते हैं ऑडिट साइकिल स्टार्ट फ्रॉम जनरल ऑडिट प्लानिंग, राइट द नेम ऑफ रिमेनिंग 5 एरियाज। तो ऑडिट साइकिल हमेशा स्टार्ट होती है जनरल ऑडिटिंग प्लानिंग से। उसके बाद हम जो है वो डिटेल्ड एक्टिविटीज़ लिखते हैं एंड रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन स्टेप ये होगा। थर्ड में हम फील्ड वर्क करते हैं, ठीक है जी। फोर्थ
सेकंड में फील्ड वर्क यहाँ पे आएगा। उसके बाद एवेल्यूएशन होगा। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं रिपोर्टिंग, एंड फाइनल रिपोर्टिंग के बाद हमारे पास जो 5th स्टेप आ जाता है इसमें अंदर, वो फॉलो भी आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और कौन से हैं भाई, राइट 5 की एलिमेंट्स ऑफ न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट सीओ का ऑन व्हिच द न्यू अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड। तो हमारे जो पिफ्रा का है तो उसमें जो अकाउंटिंग कोर्स हैं तो उसमें 5 चीज़ें हैं। एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, फंड, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है फंड, फंड के बाद आ जाते हैं हमारे फंक्शंस, और फंक्शन के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट। तो ये 5 जो चीज़ें उसमें ऐड आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं। चलो जी, एक्रोनिम्स देख लेते हैं। पहला है SNE। SNE हम यूज़ करते हैं जब हम शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू पोस्टें चाहिए, कुछ सामान चाहिए हर साल, तो वो हम SNE उसके लिए मंजूर करवाते हैं, तो SNE है। उसके बाद PR बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जैसे SCRs हैं, SCR एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को भी PRs कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज़ की PRs हर साल फिल की जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है तो उनको PR रिपोर्ट्स कहते हैं। CPDs बेसिकली कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो टीचर्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद पिफ्रा है। पिफ्रा इज़ बेसिकली पिफ्रा जो आप सुनते भी हैं, जो ऑडिट जनरल की तरफ से है, तो पिफ्रा प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये उसके एब्रिविएशन है। MTBF हम जो बजट साइकिल है पूरे साल की, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं बजट के लिए, तो उसका फुल फॉर्म है मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क। तो ये मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क था। तो इसके अलावा और जो बाकी में था, STR था, स्टूडेंट टीचर रेशो था, या CIF था, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क था। तो ये बहुत सारे उनमें से जो एब्रीविएशंस थी। सो दैट्स ऑल अबाउट पेपर। आई होप कि ये पेपर एक लेंदी पेपर था, तो कंप्लीट आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो आई थिंक कि ये आपको ज़रूर आपको हेल्प करेगा। मे बी इनमें एक आधा ऑप्शंस अगर इनकरेक्ट है तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि इसको करेक्ट भी किया जा सकता है मे बी। तो मैंने सोचा कि ये मैं सबके साथ शेयर करूं और उनको डिस्कस करें ये सारी चीज़ें, और जो भी तैयारी भी कर रहे हैं HM के लिए, तो उनको भी ये बहुत सारी सपोर्ट देगा, और बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पे कवर हैं, तो इनमें आप फर्दर स्टडी करेंगे। इसके अलावा इनका कंप्लीट कोर्सेज जो मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें में आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर वेरी न्यू तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।